सर छोड़ने का बात नहीं है, जो सिलेबस में दिया रहेगा वही ना, वहीं तक ही ना पढ़ाइएगा, हाँ या एड ऑन हो रहा है, या खुद से शिल्पी मैम की तरह सर एड ऑन को भी एकदम सिलेबस वाला बना दिए सब्जेक्ट। चलो आ जाओ, हम लोग देखते हैं कंपनी ऑडिट। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो है ना, कंपनी ऑडिट है ना, वो बाकी ऑडिट डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। इसमें बहुत सा ऑडिट का टाइप है ना, स्टैट ऑडिट है, तो कंपनी ऑडिट थोड़ा अलग क्यों होता है? बिकॉज इसमें कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो यहाँ पे पूरी तरह से एप्लीकेबल है, उसका पूरा प्रोविजन है। और उस एक्ट में हर एक चीज दिया हुआ है, कोई ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कोई ऑडिटर कैसे रिमूव होगा, ऑडिटर का रेमुनरेशन क्या होगा, ऑडिटर का पावर क्या, ऑडिटर का लिमिट क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, तो हर चीज पहले से प्री डिफाइंड है। तो ये बेसिकली थोड़ा क्या है, लॉ ज्यादा है यहाँ पर। तो इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है देख लो। तो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के, अपॉइंटमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। दूसरा क्या पढ़ना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जैसे क्या होता है ना कि किसी कंपनी में एक ऑडिटर 5 साल ज्यादा नहीं सकता है, ठीक है ना, उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें गैप होता है, क्योंकि अगर वो लगातार रह जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका कंपनी में इंटरेस्ट हो जाएगा, कि मतलब सबका इंटरेस्ट आ जाए तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो है। फिर ऑडिट कमेटी होता है सर, जिसके सामने ऑडिटर अपना रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, ऑडिटर का रेमुनरेशन कितना होगा वो भी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, कोई कंपनी मुझसे नहीं देगी। ऑडिटर रिमूव किस केस में हो सकता है, ठीक है, उसका क्या लिमिट है, उसका क्या पावर एंड ड्यूटीज है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या क्या है, वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कंटेंट इसमें पढ़ने वाले हैं कंपनी ऑडिट में। तो बेसिकली ये अपना लॉ ज्यादा है। चलो क्या लिखता है, इसलिए इसको अपना पीडीएफ इसलिए बढ़ा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पीडीएफ लॉ का पार्ट है। तो लॉ में ना अपने मन से ज्यादा कुछ लिखना उतना सही नहीं होगा। ठीक है, सो वी विल स्टडी लाइन बाय लाइन, और तुम्हें उसको अपने वर्ड्स में लिखना। ठीक, लेकिन हाँ, जहां भी सेक्शंस मिलेगा, जैसे सेक्शन 141 मिलेगा, 139 मिलेगा, और उस सेक्शन में जो बात लिखा होगा वो सेक्शन का बात हुआ होना चाहिए। इस चीज को याद रखना। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक, हम 1 मिनट का पानी पी रहे हैं, ठीक है, जस्ट पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ सेक्शंस मिलेगा, यहाँ सेक्शन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो सेक्शंस को ध्यान रखना, और सेक्शन में जो बात लिखा होगा उस बात को लिखना है। ठीक है, हूबहू समझाएंगे, मिनी इंटरप्रेट हो जाएगा। बट जब तुम किसी भी सेक्शन को कोट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो लिख लो सेक्शन 141, तो 141 में जो बात लिखा वो बात हूबहू सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप अपने वर्ड में इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेक्शन कोड करते हैं तो आप सेक्शन में वही चीज कोड करेंगे जो उस सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्या लिखता है, कंपनीज एक्ट 2013 इन द रूल बेस्ड एक्ट सेक्शन 139 to 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज। ठीक है, मतलब सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, ठीक है, 2013 जो सेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके ये जो एक्ट है ये पूरा किसके बारे में बात करता है सर? ये पूरा बात करता है कंपनी ऑडिट के बारे में। ठीक है, जो कंपनी एक्ट सेक्शन 139 to 148 है, ये बात करता है कंपनी ऑडिट के बारे में। इसको लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, therefore it is quite important to understand these provisions very carefully. Just a minute. ठीक है, तो क्या बोलता है कि यू मे आल्सो स्टडी सेक्शन 128 to 138 relating to accounts of company for better understanding of the subject। ठीक है, तो सेक्शन 128 से 138 में क्या है सर, कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, वो मेंटेन कर। देखो कंपनी के लिए हर एक चीज बता रही है, जैसे पार्टनरशिप है और कॉर्पोरेटशिप, तो वहां पे ठीक है, वहां पे उतना लॉस नहीं है। लेकिन जैसे अपन बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर्ड कराते हो ना, तो कंप्लायंसेस बढ़ जाता है।
ऑडिट बढ़ जाता है, टैक्स ऑडिट, वैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट, ये सब। और इवन यहाँ तक कि आपको कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है वो भी कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके यहाँ ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, उसका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे वो हटेगा, सब कुछ कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो आइए सर इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब सेक्शन ध्यान रखना कि एक ऑडिटर जो होता है वो अपॉइंट होता है सेक्शन 141 में, ठीक है। कौन कौन सा लोग एलिजिबल है कि वो ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है कि आपको क्या होना पड़ेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक आप सीए नहीं ऑडिटर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, where a firm including a limited liability partnership appointed an auditor of a company, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on the behalf of the firm। जैसे मान लो एक फर्म है, ठीक है। जैसे तो ऑडिटर जो भी चार्टर होते हैं ना, वो जो बिजनेस करते हैं अपने फर्म में करते हैं, जैसे फर्म और फर्म के अंदर चार्टेड हुए। तो मान लो हम किसी फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो उस फर्म में केवल वही लोग ऑडिट कर सकेगा जो लोग प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, मतलब जिसके पास सीए की डिग्री है, वही वहां पर ऑडिटर अपॉइंट होगा। बात समझना, जैसे मान लो एक फर्म है, उस फर्म में 3 आदमी हैं, हम हैं, उत्सव है और अभिजीत है। अभिजीत सीए नहीं है, हम और उत्सव सीए हैं। तो अगर पूरा फर्म में अपॉइंट हुआ है ना, ठीक है, तो केवल हम और उत्सव ही एज एन ऑडिटर वर्क करेंगे, ठीक। दूसरा बोलता है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 of the Companies Act 2014, the following persons are not eligible for appointment as an auditor of the company। ये जो 3 नाम दिया हुआ सर, ये लोग कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। कौन लोग सर, तो आइए पढ़ते हैं सर, ध्यान रखना। बोल रहा है पहला, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर लिमिटेड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट। एक बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब हो गया ना कि मतलब 3-4 लोग मिलके जो बनते हैं, ठीक है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो वो भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। ये सारा पॉइंट दिया है कौन कौन से लोग एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं होते, ठीक है। तीसरा बोलता है अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब इस बात को ध्यान समझना, जैसे मान लो कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है और उस फर्म में पार्टनर भी है, जिस फर्म को हम एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब आपको किसी तरह से अगर कंपनी में कोई लिंक है जिस कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहां पे आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले ये सारा पॉइंट्स को एक बार देख लो तुम लोग, जस्ट गिव अ रीड, तो हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे। अरे पेन कौन चला रहा है? चला मार्क कैसा आ गया? सॉरी सर, वो स्क्रीन रोल कर रहे थे सर, तो गलती से हो गया। अच्छा, इसको हटा देना। कैसे हटेगा सर? एक मिनट। इरेजर होगा, उसी को यूज कर लो। ये मेरे एंड से होगा कि तुम्हारे एंड से होगा? तो हम सर तो आपसे भी हो जाएगा, ये भी कर सकता है। क्या क्या सिखाएगा तुम लोग रे? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो
अब बोलता है अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव्स आर पार्टनर, मतलब वैसा आदमी, ठीक है, वैसा पर्सन, वैसा आदमी जिसका कोई रिलेटिव है कंपनी में, ठीक है, और इफ ही इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और सब्सिडियरी होल्डिंग स्टेट कंपनी, तो भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। जैसे समझना कि मान लो हम एक कंपनी में मैनेजर है, ठीक है, या हम उस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, और अभिजीत मेरा रिलेटिव है, ठीक है, तो अभिजीत चाहता है कि हम उस कंपनी को ऑडिट करें, तो अभिजीत को ऑडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, ठीक है। या अगर अभिजीत उस कंपनी का कोई शेयर होल्ड करता है या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड सब्सिडरी है वाई लिमिटेड, सब्सिडरी मतलब पता है क्या होता है सब्सिडरी कंपनी? यस सर। ठीक है ना, जैसे जब कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स को मोर देन 50 शेयर्स को होल्ड कर लेती है, 50% शेयर्स को, तो जो कंपनी होल्ड करे उसको होल्डिंग बोलते हैं, और जिस कंपनी का शेयर्स होल्ड हुआ उसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो अगर वैसे कंपनी में तुम शेयर होल्ड करते हो तो तुम पार्टनर, तुम ऑडिटर नहीं बन पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि हाँ, अगर रिलेटिव जो है उसको 1 लाख तक का शेयर या सिक्योरिटी होल्ड करने का लिमिट है, कि वो 1 लाख तक का शेयर सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, अगर उससे ज्यादा करेगा तो ऑडिटर नहीं बनेगा। जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस पॉइंट, एक बार ध्यान से पॉइंट नंबर डी को पढ़ लो। इसमें यही बोल रहा है कि कोई भी रिलेटिव या पार्टनर जो है वो ऑडिटर नहीं अपॉइंट होगा अगर उसका कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम कर रहा है या वो आदमी कंपनी का शेयर सिक्योरिटी होल्ड करता है, लेकिन रिलेटिव्स को अलाउ है कि रिलेटिव 1 लाख तक शेयर होल्ड कर सकते हैं फेस वैल्यू का। सर हाँ, सर यहाँ अदर सिक्योरिटीज क्या होगा? अदर सिक्योरिटी जैसे डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंशियल सर हो ऊपर गया। करेंगे सर थोड़ा सा। क्या अभिजीत? सर क्या बोलते, थोड़ा सा ऊपर करिए ना, सी नंबर देखना है, सी नंबर पढ़े नहीं ठीक से, याद भूल। हाँ बताओ। आराम पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो टेंशन नहीं लेना है। भूल गए।
यस सर, हो गया कंप्लीट। डन। 3 और अब देखो रिलेटिव का दिया हुआ है, रिलेटिव में कौन कौन आता है। तो एज पर कंपनी 13 रिलेटिव का मतलब होता है एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर एज अ मेंबर टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हस्बैंड वाइफ फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर मतलब सौतेला बाप सौतेली माँ, सन सौतेला बेटा, सन का वाइफ मतलब पुतो, डॉटर्स का हस्बैंड मतलब दामाद, भाई, सब कुछ। रिलेटिव मतलब सब क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब माँ की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। डन। अंकल आंटी सब, सब ये है चाचा तुम्हारा चाची। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। दूसरा क्या है देखो, और पॉइंट क्या देवा, अगर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और सब्सिडियरी और होल्डिंग एसोसिएट, मतलब कोई ऐसा आदमी जिसपे कंपनी का 5 लाख रुपया बकाया हो या उससे ज्यादा हो, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी का 5 लाख या उससे बकाया हो, उस आदमी को भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू अ कंपनी, मतलब वो आदमी किसी थर्ड पर्सन गारंटी लिया है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, उत्सव जो है वो रजत को सामान नहीं दे रहा था, ठीक है ना, उत्सव का कंपनी और उत्सव रजत को शेयर नहीं दे रहा था, ठीक है ना, तो आशुतोष बोले तुम दे दो ना, हम गारंटी लेते हैं, पैसा लेके नहीं भाई, पैसा ये देगा। उस केस में आशुतोष जो होगा वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है सर। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड गारंटी ऑफ अ थर्ड पार्टी की, उसके बिहाफ पे हम पेमेंट करेंगे या वो आपका पैसा लेके नहीं जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इस तीनों पॉइंट को No, पढ़िए। sir. ये लोग सारे वो लोग हैं ना जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं सर। ठीक है, मतलब इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो यार बोलना। पॉइंट नंबर ये क्या बोल रहा है, a person or a firm whether directly or indirectly has business relationship with the company or subsidiary or holding associate company, such holding company of such nature may be prescribed। ठीक है, मतलब ऐसा फर्म, ठीक है, जिसका कंपनी से कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस रिलेशन है, किसी प्रकार का बिजनेस डीलिंग है, वो फर्म भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगी। मतलब कहने का बात ये है कि ऑडिटर वही अपॉइंट होगा सर जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो निष्पक्ष होकर जांच कर सके और रिपोर्ट कर सके, जिसका कोई भी इंटरेस्ट कंपनी में ना हो। पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है, अ पर्सन विद रिलेटिव is a director or employment of the company, a director of key management person, मतलब कोई ऐसा आदमी जिसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिलेटिव डायरेक्टर है या कंपनी में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, तो वो आदमी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अपने डायरेक्टर उनका कोई रिलेटिव सीमेंस का अगर ऑडिट हो तो सीमेंस का वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, a person who has been convicted by court on an offense involving fraud and a period of 10 years has not been less from date of such conviction। अगर कोई ऐसा आदमी सर जो फ्रॉड के चक्कर में, चोरी चकारी चक्कर में जेल गया हो और उसका सजा से लेके अभी तक 10 साल का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी ऑडिटर नहीं बन पाएगा। तो एक बार इसको जल्दी से रीडिंग दो, अभी इतना पॉइंट पढ़ा है हम लोग, और कोई डाउट हो पूछो, अच्छे से रीडिंग देना। सर जी नंबर ई जी क्या बोल रहा है, जी डी क्या था, डी पॉइंट लिख के भेजते हैं जी। सर जी बोल रहा है जी। क्या बोल देखिए रहा है, सर, देखिए जी जी जी, एफ के बाद सर जी। जी अच्छा, a person who is full time employment elsewhere or a person or partner of a firm holding appointment as auditor
if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 company other than one person company, dormant company, shall a small company and private company have a paid up set up to less than 100 crore. मतलब सर कोई ऐसा कंपनी या सॉरी ऐसा आदमी जो ऑलरेडी 20 कंपनी को ऑडिट कर चुका है या कर रहा है, तो वैसे कंपनी वैसे आदमी को भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है अभिजीत? सर डोरमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? क्या बोल रहा हूँ? डोरमेंट कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी शायद एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बता दो। यस सर, जैसे डोरमेंट पार्टनर होता है, हाँ, ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। मतलब ये एकदम वैसा सही कंपनी है ना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इसके नाम पे हम लोग कुछ एसेट्स को होल्ड करने के लिए इस कंपनी को फॉर्म करते हैं। फेक नाम बनाकर शुरू कर दिए। हाँ, फेक नहीं है, अलाउड है। मतलब ये ऑपरेट नहीं करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऑपरेट नहीं करेगा, इनएक्टिव रहेगा। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो पति का इनकम ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो और अब टैक्स से बचाने के लिए अपने इनकम को वाइफ में क्लब कर देता है, ठीक है, वो चीज कह सकते हो। सर कंप्लीट। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है? अब देखो वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था सेक्शन 144, यहाँ ध्यान दो, जो पॉइंट आई है क्या हो रहा है? अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज रेफर्ड इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो भी ऑडिटर नहीं हो पाएगा। तो कौन सा काम कर रहा है सर? तो वो काम का रेफरेंस दिया आपको नीचे में सेक्शन 144 में, यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहा है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, मतलब वैसा आदमी, ये सर्विस ध्यान रखना, सेक्शन 144 में क्या है सर्विसेज है सर? तो बोल रहा है कि ऐसा आदमी जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता हो, ठीक है, या इंटरनल ऑडिट करता हो, या कंपनी का डिजाइन करता हो फाइनेंशियल सिस्टम का, या कंपनी के स्टॉक्स का देखरेख करता हो, या कंपनी को एडवाइजरी कर रहा हो, मतलब किसी भी तरह से अगर कंपनी से वो रिलेटेड है, तो उस केस में ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी। दैट मींस ही शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम द कंपनी। अब अटू कर रहे बस 2 मिनट में डन। इस वर्क को पढ़ ली जल्दी से। ये सेक्शन 144 याद रखना, इसमें कौन कौन सा काम है जो आता है उसको याद रखना है एकदम।
अभी एक बार भेजो सर check करो। इन्वेस्ट हाँ उत्सव, सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। एक मिनट बाबू। हाँ उत्सव क्या बोल रहे हो बाबू? सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारा कंपनी होता है ना, बहुत सारा पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट कर रहा है किसी और कंपनी में, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग एडवाइजर रखता है अपने पास कि पूछने के लिए क्या हम इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें नहीं करें, ये प्लांट खरीदे नहीं खरीदे, ठीक है ना। तो अगर वैसा आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो भी आप कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। चलो, अब तुम लोगों का काम क्या है कि जो पॉइंट हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली था अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स को तुम लोग अपने वर्ड्स में लिखेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सा वर्क है सेक्शन 144 में, क्या क्या है, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ, ठीक है। और फिर जो दिक्कत होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक बार देख लो जितना आज पढ़ रहे हैं और कोई डाउट तो पूछ लो।